सो हेलो साथियों, आज हम कवर अप करेंगे प्यारा सा आईसीआई का फेवरेट टॉपिक IND AS 36। IND AS 36 कराता है WWE। सर WWE, हाँ जी। यहाँ पे सर दो बंदों के बीच में लड़ाई होगी, IND AS 36 वर्सेस दीज 4 असेट। जम के लड़ाई होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। IND AS 36 बोलता है कि इन असेट की औकात मैं दिखा के रहूँगा। तो ये बात करता है औकात ऑफ असेट। और सर जहाँ भी औकात की बात होती है, ठीक है, वहाँ दो लोगों के बीच में खूब लड़ाई हो रही है, यानी 36 का आंकड़ा है। तो इंडियस नंबर याद रखने की ट्रिक आपको बता दी है। 36 का आंकड़ा यानी IND AS 36, यानी दो लोगों के बीच में लड़ाई। अब सर ये लड़ाई है कैसी, वही हमें समझना है साथियों। मैं यूज़ करूँगा एक्सप्लेनेशन के लिए अपने प्यारे से कंसेप्ट नोट्स। तो कंसेप्ट नोट्स में आप देख रहे हो कि टोटल 60 टॉपिक हैं। मैंने आईसीआई के मटेरियल को कंसाइज कर दिया है। इन 60 टॉपिक में ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा। साथ ही में मैं यूज़ करूँगा अपना क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक की खासियत ये है सर, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने एक जगह डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल सीजीयू के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन वो मैंने एक जगह डाल दिए हैं। गुडविल PSNA मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है, मैंने एक जगह डाल दिए हैं, ताकि लास्ट डे एग्ज़ाम डे पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करें। यस सर, दिखाओ सर दोनों के बीच में लड़ाई। चलो जमूरे, नाच चालू करते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखते हैं, एक लड़का जो है बाइक लेके आया। सर कौन सी बाइक लेके आया? हायाबूसा। हायाबूसा लेके आया, ठीक है। अब हायाबूसा वो 10 लाख रुपए पे लेके आया। जैसे ही वो बाइक लेके आया, IND AS 36 उसके पास पहुंच गया भिड़ने के लिए, कह रहा तेरी औकात 10 लाख की नहीं है। तो वो कह रहा है कि हम इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज़। इसका मतलब सर, अगर इस हायाबूसा को ये मार्केट में रीसेल करेगा तो इसका रीसेल प्राइस है 8 लाख, लेकिन अगर इसको यूज़ करके वो कुछ पैसा कमाएगा, फॉर एग्जांपल रैपिडो चला रहा है वो हायाबूसा पे और उससे उसने 9 लाख कमा लिए हैं, तो दोनों में से यूज़र कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली जो हायर होगा, इसलिए यहाँ पे हायर वाला ऑप्शन रखा गया। तो 9 लाख प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे IND AS 36 बोलता है कि भाई तुम्हारी औकात 9 लाख की है, आप इसे 10 लाख पे मत दिखाओ, ठीक है। उसने 10 लाख पे दिखाई, IND AS 36 इसको अपनी औकात पे लिया है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए से इसकी वैल्यू कम हो गई। तो साथियों इसी 1 लाख को हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। सिंपल, इट इज़ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अब सर वो कौन सी 4 असेट है? सर PPE IND AS 16, इंटेंजिबल असेट 38, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 और गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन जो आपने स्टडी करा है IND AS 103। केवल इन 4 असेट पे IND AS 36 एप्लीकेबल है। तो सर हमने स्कोप डिस्कस कर लिया। साथ ही में साथियों ये ना आपको ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो IND AS 109 वो खुद ही वहाँ पे इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट है, तो वहीं बता देता है कि इम्पेयरमेंट कैसे करना है। वैसे IND AS 2, IND AS 41 ये रेस्पेक्टिव IND AS खुद ही बता देते हैं कि हमें अपना असेट का इम्पेयरमेंट कैसे करना है। लेकिन केवल इन 4 असेट के लिए रेस्पेक्टिव IND AS में इम्पेयरमेंट की बात नहीं करी गई है, इसलिए ये सेपरेट टॉपिक आया है IND AS 36। ठीक है, बेस मैंने डेवलप कर दिया, फटाफट से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं। तो साथियों अब हम देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि हमारा थर्ड कंसेप्ट है। तो साथियों यहाँ देखो, IND AS 16 में आपने पढ़ा है कि असेट को आप जो है कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेज़र करते हो। तो अगर जो आपका कॉस्ट मॉडल चल रहा है और यही हायाबूसा का एग्जांपल लें, तो हमारी हायाबूसा जो है 1 लाख से नीचे गई, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस टू हायाबूसा। लेकिन साथियों हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है और रिवैल्यूएशन मॉडल में हमारे पास OCI का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, से 60,000 रुपीज़।
तो साथियों अगर हमारे पास कोई भी OCI का बैलेंस पड़ा हुआ है और इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है, जैसे यहाँ की 1 लाख का हुआ है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए डायरेक्ट PL में नहीं डालोगे। अगर OCI का कोई बैलेंस है तो पहले वहाँ से सेटअप होगा और बैलेंस जो है PL से सेटअप होगा। तो यहाँ पे 60,000 तो OCI से एडजस्ट हो जाएंगे और 40,000 आपका PL से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 1 लाख रुपीज़ जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो आप अलोकेट करोगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कोई OCI का बैलेंस ही नहीं है, तो सारा का सारा आप इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ डाल दोगे? PL में। मैंने कहा ही था साथियों, कॉन्सेप्ट नोट्स देख के मज़ा आ जाएगा आपको। इसके बाद साथियों काम की बातें बता रहा हूँ साथियों। अब ये इम्पेयरमेंट टेस्ट आप करोगे कब? तो आपको क्या लग रहा है कंपनी वेली बैठी है कि डेली इम्पेयरमेंट टेस्ट करती रहेगी, अपनी वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालते रहेगी? नहीं सर। तो यहाँ पे इंडिया स्टैटिस्टिक्स ने बोला है कि भाई आप एनुअली इम्पेयरमेंट कर लो। आप एनुअल इम्पेयरमेंट कर लो इन केस ऑफ फॉलोइंग एसेट, यानी साल में एक बार तो कर ही लो। जो भी इंटेंजिबल एसेट है विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, उसका आप साल में एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास CA स्टूडेंट डाटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। हम स्टूडेंट का डाटाबेस लेते हैं, फिर उन्हें कांटेक्ट करते हैं और हालचाल पूछते हैं। तो ये जो हमारे पास डाटाबेस पड़ा हुआ है इसकी इनडेफिनेट लाइफ है। तो साथियों इसका मैं साल में एक बार तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कर ही लूँगा। उसके बाद इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, किसी असेट पे आपका काम चल रहा है जो अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है, उस पर भी आप एनुअली इम्पेयरमेंट कर लोगे। फिर गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका भी आप साल में एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लोगे। सर ये कहाँ पे काम का है? सर ये MCQ के लिए काम का है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो बाकी असेट है, मतलब इन तीनों के अलावा अगर कोई बाकी असेट है तो उनका अगर इंडिकेशन दिख रहा है तो ही करना है, तो वहाँ साल में भी आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साथियों इसमें कुछ थ्योरी एस्पेक्ट है कि ये जो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है, ये इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर है सिंपली एक्सटर्नल इंडिकेटर। अगर असेट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, या कंपनी में कोई एडवर्स अफेक्ट आ रहा है, यानी कोई कॉम्पिटिटर आ गया है तो कंपनी पे एडवर्स अफेक्ट आ जाएगा। तो साथियों ये कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर है। उसी तरीके से इंटरनल इंडिकेटर है कि जो मशीन है वो हमारी डैमेज हो गई है, या हमारा जो बिज़नेस है वो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी की वजह से भी हमारी एसेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू डाउन होने लग जाती है। तो साथियों एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। थ्योरी एस्पेक्ट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। अब साथियों अभी अभी हमने देखा कि जो हायाबुसा है हमारी वो 10 लाख से 9 लाख की हो गई है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आज वो 9 लाख की है, कल उसकी वैल्यू बढ़ जाए। भैया हायाबुसा की अगर जो सप्लाई है वो कम हो जाए तो जो भी चीज़ लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसे क्या करना है, कितना करना है, वो हमें सीखना है यहाँ पे। तो आओ साथियों देखते हैं। अब सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल सर। तो साथियों इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको रिवर्सल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमारी जो हायाबुसा थी वो 9 लाख पे आ गई थी डे 1 पे, बेचारे की ख़राब किस्मत। 1 साल बाद अब उस पर डेप्रीशिएशन भी लगाओगे तो डेप्रीशिएशन साथियों 9 लाख पे लगाओगे, आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया 90,000, अज्यूमिंग इस हायाबुसा की लाइफ 10 ईयर है। तो साथियों इसकी वैल्यू आ गई 8,10,000। लेकिन अब कुछ ऐसा कमाल हुआ कि हायाबुसा की रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है। सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे बढ़ गई होगी? सर हायाबुसा की जो सप्लाई है वो कंपनी ने कम कर दी है, तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ गई है, तो उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हो गई है 9,20,000। वाह सर वाह, मज़ा ही आ गया। अब
हमारी वैल्यू दिख रही है 8,10,000 पे, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट पहुंच गई है 9,20,000। तो साथियों ये इंडिकेट कर रहा है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, यानी अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारी बढ़ जाती है तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर हम कितना रिवर्स कर दें? 8,10,000 माइनस 9,20,000 जो कि कितना आता है सर? 1,20,000 नहीं है, 1,10,000 है। ठीक है, तो क्या सर हम 1,10,000 कर दें? नहीं सर, आपको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये असेट अगर कभी इम्पेयर नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो अगर ये सर कभी इम्पेयर नहीं हुआ होता तो इसकी वैल्यू डे 1 पे 10 लाख ही होती। इस पर डेप्रीशिएशन आप 10 ईयर लाइफ के हिसाब से 1 लाख का डेप्रीशिएशन भी लगाते हैं, तो इसकी कैरिंग वैल्यू आती है 9 लाख रुपीज़। तो ये इंडेक्स ये बोलता है कि इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 9 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन इंडिया 36 का जो रिकवरेबल अमाउंट वाला कंसेप्ट है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हो रही है 9,20,000। तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है, अगर ये असेट कभी भी इम्पेयर नहीं हुआ होता, उसके रेस्पेक्ट में 9 लाख से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती थी। यानी इसकी वैल्यू हम 9 लाख दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस आप रिवर्स कर सकते हो तो 8,10,000 माइनस 9 लाख, यानी ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 90,000। 90,000 से ज़्यादा आप रिवर्स कभी कर ही नहीं सकते। और अगर आपको ध्यान हो, आपने इम्पेयरमेंट लॉस जो बुक करा था वो 90,000 का करा था, आप रिवर्स भी 90,000 ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ 90,000 से कम कर सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन के थ्रू समझाया है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू दिया है। ठीक है, फॉर्मूला साथियों याद नहीं रहता, आपको हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये वैल्यूज़ निकालनी है और सॉल्व करके निकालना है। बस ये जो एग्जांपल है ध्यान कर लेना, आप रिवर्सल का कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अब साथियों आपका जो रिवर्सल हुआ है इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो साथियों एक चार्ट के हेल्प से हमने इसका ट्रीटमेंट डिस्कस किया है कि अगर आपका असेट कॉस्ट मॉडल पे चल रहा होता तो साथियों इम्पेयरमेंट लॉस आपका कहाँ गया था? पीएल। तो रिवर्सल भी कहाँ जाएगा? पीएल। लेकिन अगर आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस है, जो असेट है, वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा होता तो यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट जो रिवर्सल हुआ है वो कहाँ जाएगा? तो साथियों ध्यान से देखो, यहाँ पे बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इम्पेयरमेंट लॉस जहाँ गया था तो उसका रिवर्सल भी वहीं जाएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो अगर इम्पेयरमेंट ओसीआई में गया था तो उसका रिवर्सल भी ओसीआई में जाएगा, अगर इम्पेयरमेंट पीएल में गया था तो उसका रिवर्सल भी पीएल में ही जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद साथियों बात आती है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीओ। तो जब हम सीजीओ का कंसेप्ट पे आएंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। और इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल का रिवर्सल, ये भी जब हम गुडविल का कंसेप्ट पे आएंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो साथियों अभी तक हमने जो बेस है इम्पेयरमेंट का वो हमने कवर अप कर लिया है, और अब हम आ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीजीयू पे। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल। देखो सीजीयू का कंसेप्ट इसलिए आया है क्योंकि कभी कभार यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, कुछ असेट ऐसी होती है जिसकी औकात खुद से कैश जनरेट करने की नहीं होती। अगर सर कोई असेट कैश जनरेट नहीं कर पा रहा तो उसका वैल्यू इन यूज़ आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए कैश फ्लो होने ज़रूरी है। तो सर अगर वैल्यू इन यूज़ आपके पास है नहीं तो आप रिकवरेबल अमाउंट निकाल नहीं सकते। तो वैल्यू इन यूज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन है जहाँ वैल्यू इन यूज़ नहीं चाहिए, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपका जो कैरिंग अमाउंट है असेट का, फॉर एग्जांपल हमारे केस में हायाबूसा जिसका कैरिंग अमाउंट था डे 1 पे 10 लाख रुपए,
लेकिन साथियों उसका जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, अगर वो मान लो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हो गया, से 11 लाख, तो आपको वैल्यू इन यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में असेट ही इम्पेयर नहीं हो रहा, तो वैल्यू यूज़ निकाल के क्या करना है, कद्दू। दूसरा केस, बस वैल्यू इन यूज़ का तो यही एक्सेप्शन है साथियों कि वैल्यू इन यूज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा केस है, ये इतना काम का नहीं है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल सर। तो मैंने आपसे बताया कि रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए वैल्यू इन यूज़ तो चाहिए ही चाहिए, बस इसका एक एक्सेप्शन पॉइंट है जहाँ पे कि आपकी फेयर वैल्यू अगर कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू इन यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। अब मैं आता हूँ सी के कंसेप्ट पे, क्योंकि सी का कंसेप्ट इसी से लिंक है। फॉर एग्जाम्पल साथियों, ये माइक मैंने परचेज़ कर रखा है। अब इस माइक की कोई कैपेसिटी नहीं है कि इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट कर पाए। ये माइक, ये डिजिटल पेन, ये आईपैड, ये कैमरा, जब मैं इन सब को यूज़ कर रहा हूँ एक साथ, उसके बाद ही मैं आपको लेक्चर दे पा रहा हूँ। तो ये जब सारी असेट झुंड में एक साथ काम कर रही हैं, तब जाके कैश जनरेट कर पा रही हैं, ठीक है। तो कुछ असेट होती है, ऐसी होती है जिसकी अकेले कोई औकात नहीं होती है, झुंड में आती है। तो जब ये झुंड में आती है, इसी को बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। तो कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, मैंने आपको लेमन टर्म्स में समझा दिया है। अगर टेक्निकल टर्म में आप देखोगे तो इट इज़ स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ असेट। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ असेट क्या है, हमारा माइक, कैमरा, आईपैड, डिजिटल पेन, ठीक है, दैट जनरेट कैश फ्लो। तो साथियों हम झुंड में इसकी वैल्यू इन यूज़ निकालेंगे, ठीक है, और फिर झुंड में वैल्यू इन यूज़ निकाल के हम इसका इम्पेयरमेंट करेंगे। बिल्कुल सर। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर झुंड में कौन शामिल होगा। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इंडियाज वर्सेस 4 असेट, तो केवल ये 4 असेट ही झुंड में शामिल हो सकती है। नहीं साथियों, यहीं पे इंपॉर्टेंट खेल है कि इस झुंड में कोई भी शामिल हो जाता है। जैसे बारात निकल रही होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं है बाराती हो, कोई भी शामिल हो जाएगा। कॉलेज के लड़के भी आ जाएंगे, स्कूल के भी आ जाएंगे, ठीक है, दावत पेलनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इस झुंड में कोई भी आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो साथियों सबसे पहले तो इस सी में कौन कौन सी असेट या लाइबिलिटी आएगी, पहला पॉइंट यही है। तो इस झुंड में वो असेट भी आ जाएगी जो इंडेस 36 के स्कोप से बाहर है, वो भी असेट लाइबिलिटी आ जाएगी। यानी कोई इन्वेंट्री है वो भी आ जाएगी, कोई फाइनेंशियल असेट है वो भी आ जाएगा, कोई लाइबिलिटी है वो भी आ जाएगी। तो जो सेकंड पॉइंट है वो यही कह रहा है कि लाइबिलिटी भी सी में आ सकती है। सर कैसे आ सकती है, देखो इंडिया 16 में आपने पढ़ा है कि जो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी होती है वो असेट का पार्ट होती है। तो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी आपकी सी का पार्ट बन जाएगी। अब सी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो क्या है। सी में सर हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। सर बहुत ही मेरा तो फेवरेट पॉइंट है, इसे पढ़ाने में भी मज़ा आता है। साथियों अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले आपको एक बिल्डिंग भाड़े पे लेनी होगी, उसके बाद ही आप बिज़नेस चालू करोगे। लेकिन सर जो बिल्डिंग है उसकी कोई औकात नहीं है कैश फ्लो जनरेट करने की। बिल्डिंग में जब आप कोई बिज़नेस करोगे, धंधा करोगे, तब जाके आपके पास कैश इनफ्लो आएगा। तो साथियों ये जो कॉरपोरेट एसेट है, जैसे मैं बिल्डिंग का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आपको सी में एलोकेट करना होगा। सर कैसे करना होगा आओ देखते हैं। देखो होंडा है, होंडा के पास हमारे घर के पास ही एक होंडा का बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पे कि होंडा कार और बाइक दोनों बनती है। तो ये होंडा की जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री अकेले तो क्या जनरेट कर नहीं सकती, लेकिन हाँ यहाँ पे जब होंडा कार और होंडा बाइक बनेगी तब जाके इस फैक्ट्री का यूज़ होगा और कैश जनरेट होगा। तो इन्होंने क्या करा, ये इंडिपेंडेंट कैश तो जनरेट नहीं कर पा रहा, तो जो होंडा फैक्ट्री है उसको इन्होंने अलोकेट कर दिया होंडा कार बिजनेस में और होंडा बाइक बिजनेस में।
अब ये किस बेसिस पे अलोकेट करेंगे? फॉर एग्जांपल होंडा का जो फैक्ट्री बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपए है। तो ये 5 करोड़ होंडा कार और होंडा बाइट में अलोकेट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाई, ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू जो होंडा कार बाइक जनरेट कर रहे हैं, या फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ कार एंड बाइक्स। तो इस बेसिस पे ये जो हेड ऑफिस है, सॉरी फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये अलोकेट होगी। ठीक है साथियों, अब ये तो हो गया सर। अब हम इसमें इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो साथियों यहाँ पे कंसेप्ट में आपको ज़्यादा दिमाग की माथापच्ची नहीं करनी है, हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर में आएंगे और वहीं से समझेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3.1, यहाँ पे 3.1 से 3.3 है। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन है कॉर्पोरेट एसेट के। ये 3 क्वेश्चन कर लिए आपकी लाइफ जिंगल लाला। तो साथियों अब हम सीधे चलते हैं क्यूए पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेडी हो? यस सर। तो साथियों आ जाओ क्यूए पे। क्वेश्चन नंबर 3.1 आप कर लोगे, 3.2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो 3.2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें कॉर्पोरेट एसेट का कंसेप्ट है सीजीयू के साथ, तो मज़ा आने वाला है इसको समझने में। अब मैं ना क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज करूँगा। यहाँ पे जो एबीसी लिमिटेड है, आप इसको होंडा ले लो। जो होंडा लिमिटेड है उसके 3 सीजीयू हैं, सीजीयू ए बी सी। अब ये जो ए बी सी है इसको भी हम रीनेम कर देंगे। आपको पता ही है क्लास में मैं रीनेमिंग टेक्निक यूज़ करता हूँ ताकि कंसेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे ए को आप ले लो कार, बी को ले लो बाइक और सी को ले लो आप साइकिल। सर होंडा साइकिल भी बनाता है? हाँ सर, होंडा साइकिल भी बनाता है, इलेक्ट्रिक साइकिल। तो ये जो 3 सीजीयू हैं फैक्ट्री में, 3 चीज़ें बन रही हैं, तीनों कैश जनरेट करके दे रही हैं। ठीक है, तो इनके कैरिंग अमाउंट को आपको दे रखी है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है, जिस वजह से इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे लाइफ भी दे रखी है। जो ये कार बन रही है, इस कार की, इस सीजीयू की लाइफ जो है वो 10 ईयर है। बी जो बाइक कंपनी में बन रही है, तो बाइक का जो सीजीयू है इसकी लाइफ जो है 20 ईयर्स है। तो इस तरीके से लाइफ भी आपको दे रखी है। अब यहाँ पे जो जहाँ पे बाइक्स, कार और साइकिल बन रही है वो है हमारी कॉरपोरेट एसेट। ये है एक्स और वाई। तो इनके पास 2 फैक्ट्री हैं, एक्स और वाई। आप ये मान के चल लो, एक्स तो जो है इनका वो है फैक्ट्री एरिया। एक्स क्या है इनका? फैक्ट्री एरिया। और जो वाई है इनका वो है ऑफिस एरिया। तो यहाँ पे साथियों इन्होंने लिखा है कि जो इनका कॉरपोरेट एसेट एक्स है यानी फैक्ट्री, तो इसका जो कैरिंग अमाउंट है 600 करोड़ का, ये अलोकेट हो सकता है ऑन रीजनेबल बेसिस टू द इंडिविजुअल सीजीयू। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 600 करोड़ है ये एबीसी में अलोकेट हो जाएगा, लेकिन जो वाई ऑफिस है ये अलोकेट नहीं होगा। ठीक है, देखो लॉजिक भी आप समझ पा रहे होगे। फैक्ट्री एरिया को अलोकेट करना आसान होता है क्योंकि फैक्ट्री में किस एरिया में कितना किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है वो आप देख सकते हो। ऑफिस बिल्डिंग से आप कैसे एलोकेट करोगे? तो लॉजिकल बना दिया मैंने इस क्वेश्चन को बाय रीनेमिंग, तो क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाता है इजीली। अब इसके बाद इनकी रिकवरेबल अमाउंट भी आपको दे रखी है क्योंकि हमें कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ए बी सी की आपको इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट दे रखी है और ए बी सी लिमिटेड यानी जो हमारी होंडा लिमिटेड है, पूरे होंडा लिमिटेड की आपको कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है। आपको इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। सर कैसे निकालें? तो साथियों अब मैं आपको दिखाऊंगा जादू की छड़ी। जो मेरा बोर्ड नोट्स है वो बोर्ड नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा और मैं आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो साथियों ये हमारे बोर्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे जो कॉरपोरेट एसेट एक्स है यानी हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग,
600 करोड़ को आपको अलोकेट करना है। सर अलोकेट कैसे करें, यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बच्चों ने क्या मिस्टेक करी थी यहाँ पे, और मैं आपको हैक भी बताऊंगा यहाँ पे। उन्होंने सीधा इस कैरिंग अमाउंट में अलोकेट कर दिया। साथियों यहीं गड़बड़ हो गई थी। जब भी आपको कैरिंग अमाउंट के साथ सीजीयू की लाइफ भी दे रखी हो, तो साथियों आपको क्या करना है, आपको वेटेड एवरेज निकालना है कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे देखो सीजीयू ए का हमने कैरिंग अमाउंट यूजफुल लाइफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट मिल गया सीजीयू ए का, जो कि हमारे लिए सीजीयू क्या था, कार था। ऐसे हमने सीजीयू बी का भी वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट निकाल लिया और सीजीयू सी का भी निकाल लिया। अब इन तीनों का जो कैरिंग अमाउंट आया है, इनके रेशियो को हमने सिंप्लीफाई कर लिया 5:15:22। तो साथियों इस रेशियो में जो कॉरपोरेट असेट एक्स है वो आपको अलोकेट करना है। तो कॉरपोरेट असेट एक्स कितना था, 600 इंटू 71 डिवाइडेड बाय इन रेशियो का टोटल जो कि है 42। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो 600 करोड़ का अमाउंट है वो अलोकेट हो गया बिटवीन सीजीयू ए, सीजीयू बी, सीजीयू सी में। तो ये आ गया 71, 214, 315। तो 600 आपने एलोकेट कर दिया। साथियों एलोकेट करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या होता है, आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। अब यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है वो कैसे करना है वो देखो। पहले तो सीजीयू ए का कैरिंग अमाउंट प्लस जो कॉरपोरेट एक्स का अमाउंट आपने अलोकेट करा है सीजीयू एक्स में, तो सीजीयू ए का कैरिंग अमाउंट आ गया इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एक्स। तो देखो इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एक्स सीजीयू का कैरिंग अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट को आपको इसके रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। सर कहाँ दे रखा है, दिखा देते हैं आपको। देखो हर सीजीयू का आपको इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट, आपको रिकवरेबल अमाउंट आपको दे रखा है। तो साथियों कैरिंग अमाउंट 571 है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, यानी ये इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा, तो आप इसे इग्नोर करोगे। यहाँ पे 964 इसका कैरिंग अमाउंट है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 900 है। तो इस असेट ने कहा तेरी औकात 900 से ज़्यादा की नहीं है, तू 964 कैसे दिखा रहा है। तो 64 का यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। और सीजीयू सी में 1415 कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल 1400 है, तो 15 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो गया। सिंपल सर, बहुत ही सिंपल। अब सर हमें करना क्या है कि ये जो 64 का इम्पेयरमेंट लॉस है, ये इम्पेयरमेंट लॉस दो बंदों को डिनोट करता है। एक तो सीजीयू के कैरिंग अमाउंट को और एक कॉरपोरेट एक्स के कैरिंग अमाउंट को। तो इस 64 को हम सीजीयू बी और कॉरपोरेट एक्स दोनों में एलोकेट कर देंगे इनके कैरिंग अमाउंट पे। वो कैरिंग अमाउंट कहाँ से मिलेगा, वो साथियों ये रहा 750, 214। तो इस रेशियो में हम इस इम्पेयरमेंट लॉस को अलोकेट कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली इम्पेयरमेंट लॉस हमारा सीजीयू बी में आ गया और कॉरपोरेट एसेट एक्स में आ गया। सिमिलरली आप सीजीयू सी में भी यही करोगे। बहुत ही सिंपल है। यस सर। तो साथियों यहाँ तक हमारा मेन काम ख़त्म हो गया, लेकिन सर अभी भी हमारा एक काम बाकी है। जो हमारा ऑफिस बिल्डिंग था कॉरपोरेट वाई, अभी हमें इसका भी डील करना है। अब साथियों प्रॉब्लम क्या है, ये जो 200 करोड़ है ये सीजीयू ए बी सी में अलोकेट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अब सीखते हैं। अब साथियों जब ये अलोकेट नहीं हो रहा तो हम इसका कंबाइंड इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। कंबाइंड इम्पेयरमेंट टेस्ट मतलब साथियों न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। हम क्या करेंगे, सीजीयू ए, सीजीयू बी और सीजीयू सी, ध्यान रखना यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट के बाद जो कैरिंग अमाउंट आई है वो लेंगे। फॉर एग्जांपल सीजीयू बी में इम्पेयरमेंट टेस्ट के बाद क्या अमाउंट आ रहा था, 900, तो 900 लोगे। सीजीयू सी में 1400 लोगे। तो ये अमाउंट आपको लेना है, यानी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट टेस्ट। तो सीजीयू ए, सीजीयू बी, सीजीयू सी का आ गया, ठीक है। और कॉरपोरेट असेट वाई, उसका भी कैरिंग अमाउंट आपने यहाँ लिख दिया। तो सारे असेट को कंबाइन कर लेंगे, इनकी टोटल वैल्यू आ रही है 3071। तो इसे कहते हैं साथियों कंबाइंड इम्पेयरमेंट। सबसे पहले हम सारे सीजीयू का कंबाइंड वैल्यू निकाल लेंगे और उसको रिकवरेबल अमाउंट से हम कंपेयर करेंगे। तो रिकवरेबल अमाउंट कंबाइंड
पूरे ABC लिमिटेड यानी होंडा लिमिटेड का कितना है 3200। तो साथियों रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैरिंग अमाउंट, तो आपका जो ABC लिमिटेड है वो इम्पेयर नहीं हो रहा। तो फाइनली आपको ये चीज़ लिख के आनी है। तो साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 3.2 सक्सेसफुली समझने के बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3.3 है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3.2 के। मैं आपको एडवाइस करूंगा साथियों ये क्वेश्चन आप एक बार कर लेना। ये क्वेश्चन आप कर लेना, RTP नवंबर 18 में आ रखा है, दोबारा आने के चांस है क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल 3 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन कर लोगे आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। इसके बाद अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है अलोकेशन ऑफ गुडविल टू CGO। अब साथियों इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक तो इंड AS 103 की नॉलेज होनी चाहिए और इंड AS 110 की। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, साथ में इंड AS 38 की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि साथियों गुडविल आप कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप गुडविल परचेज कर रहे हो, गुडविल परचेज कब होती है? जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हो, तो उस टाइम पे आप गुडविल की भी पेमेंट करते हो। इंड AS 103 में आपने सीखा है। तो वो जो आप गुडविल की पेमेंट कर रहे हो वो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन कौन सी बुक में? सर जब आप CFS बना रहे हो तो गुडविल जो आपकी CFS में दिख रही है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, केवल वही गुडविल इम्पेयर हो सकती है, क्योंकि और कोई गुडविल बुक्स में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए साथियों यहाँ पे 103 वाली गुडविल जो CFS में प्रेजेंट है वही गुडविल इम्पेयर होगी। अब इसमें फंडा क्या है? फंडा ये है सर, आपने किसी का बिजनेस खरीदा, आपने गुडविल की पेमेंट करी। अब ये जो गुडविल है, गुडविल यानी आपने उसकी रेपुटेशन की पेमेंट करी है। अब गुडविल कभी भी आपके कैश फ्लो जनरेट नहीं करती। साथियों मेरा बहुत नाम है, क्या आप मुझे नाम की कोई पेमेंट दोगे? नहीं। जब मैं आपको कोई सर्विस दूंगा या प्रोडक्ट दूंगा तभी आप मुझे पेमेंट करोगे। तो गुडविल कभी भी कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली जनरेट नहीं करता, इसलिए इसे CGO में एलोकेट करना होता है। ठीक है, ये पूरा गुडविल का कंसेप्ट है। एलोकेट करने के बाद कंसेप्ट वही है जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, डिट्टो सेम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ भी 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका गुडविल का कंसेप्ट भी कंप्लीट। साथ ही इसकी भी यहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधा इसे क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्योंकि साथियों आपको ये कहानी याद करके नहीं जानी, आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना है वो याद करके जाना है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करा रहा हूँ, तो फालतू बकवास नहीं करेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3.4 पे। क्या रेडी हो सारे? सर बिल्कुल रेडी हैं। सर ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपका पढ़ने का अप्रोच सही होना चाहिए और थोड़ा सा क्वेश्चन की रीनेमिंग टेक्निक और थोड़े से रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ले लो, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल दो तो क्वेश्चन आपका टॉपिक आसान बन जाता है। तो हमारे पास 3.4 ये गुडविल का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको देखते हैं। रेडी हो सारे? सर बिल्कुल रेडी हैं। तो साथियों 3.4 के लिए सारे रेडी हैं? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे सन लिमिटेड जो है उसने 80% एक्वायर करा है प्लूटो लिमिटेड का। सर 103 आना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड है वो यहाँ पे यूज़ होता है। सर हमें तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो सन लिमिटेड एक्वायर 8 लाख शेयर्स इन प्लूटो लिमिटेड, 8 लाख शेयर एक्वायर करें। बदले में दिया क्या है? 2 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 5 एक्वायर्ड। तो 5 के बदले अपने 2 दे दिए। जो फेयर वैल्यू है ऑफ सन लिमिटेड की, यानी जो एक्वायर है वो 4 रुपये पर शेयर है, और जो एक्वायरी है प्लूटो लिमिटेड उसकी जो फेयर वैल्यू है 1.40। कॉस्ट ऑफ इशू फॉर 5% पर शेयर, फालतू की इन्फॉर्मेशन है। फिर ये कह रहा है इसकी लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट इसने इनकर करी है एक्विजिशन से रिलेटेड। ठीक है, ये भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर ये कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट वर मेजर्ड एट 1.3 मिलियन।
तो जब भी आप एक्वायरी की बिज़नेस को एक्वायर करते हो तो हमें देखना था उसकी नेट एसेट कितनी है। वो नेट एसेट की फेयर वैल्यू आपको 1.3 मिलियन दे रखी है, यानी 13 लाख रुपए। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो सन लिमिटेड है वो एनसीआई को मेज़र करेगा एट फेयर वैल्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें एक्वायरी के शेयर की फेयर वैल्यू दे रखी है तो ये यहाँ पे यूज़ होगी। बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, इसने एक्वायर कब करा है? इसने एक्वायर करा है 1 जुलाई 2001 को। ये कह रहा है कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है ऑन 31 मार्च 2002 और 2003। कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है, अच्छी बात है। जो प्लूटो लिमिटेड है आपका, यानी जो एक्वायरी है, उसके 3 सीजीओ हैं ए बी सी। और जो आपने गुडविल का पे करा है एक्वायरी को, वो इन तीनों सीजीओ में 2:2:1 के बेस पे अलोकेट भी हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो 3 सीजीओ है इनका कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट आपको दे दिया है। आपको 31 मार्च 2004, देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जिस दिन एक्वायर करा उसके बाद 31 मार्च 2002 आया, कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ। 2003 आया, कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ। 2004 में जाके इम्पेयरमेंट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो इसने बोला है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ गुडविल पता लगाओ। तो ये साथियों इंडियाज़ 36 का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये किसका है? ये 103 में पढ़ते हो आप। तो यहाँ तो इंडियाज़ 36 की कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ अपने बोर्ड नोट्स में। यहाँ पे देखो, आपको फिगर्स याद हो गए होंगे। बिल्कुल सर। हमने 8 लाख शेयर एक्वायर करे हैं और हमने पढ़ा था कि हमने 5 के बदले अपने 2 दिए हैं। तो 5 के बदले अपने 2 दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने दिए ये निकल जाएगा। फिर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर्ड शेयर, तो आपको पता लग जाएगा टोटल जो शेयर बाय वे ऑफ शेयर पेमेंट हो रही है उसकी वैल्यू है 12,80,000। ठीक है, तो हमने पीसी निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद एनसीआई हमें निकालना है। अब एनसीआई 20% के कंटेक्स्ट में हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो, हमने 8 लाख शेयर एक्वायर करें 80% के स्टेक पे। तो साथियों 20% का स्टेक जो हमने नहीं एक्वायर करा है उसके नंबर ऑफ़ शेयर कितने होंगे? सर उसके नंबर ऑफ़ शेयर होंगे, अगर 8 लाख 80% के बदले हैं तो 20% के बदले कितना होगा? बेसिक मैथ्स है, 2 लाख शेयर आएगा। इनटू यहाँ पे 4 गलत लिखा है, यहाँ पे 1.4 होगा। दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे प्लूटो लिमिटेड एक्वायरी के जो शेयर है वो आपको उसका फेयर वैल्यू लेना है। ठीक है सर। तो 2 लाख इंटू 1.4, आपका 2,80,000। यहाँ तो ठीक लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू आपको फेयर वैल्यू दे रखी है जो कि है 13 लाख। क्वेश्चन में 1.3 मिलियन दे रखी है, यानी 13 लाख। तो साथियों ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा गुडविल जो कि है 26,000। तो ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट इंडियाज़ 103 का है। ठीक है, इंडियाज़ 36 का नहीं है। उसके बाद इंडियाज़ 36 में आप क्या पढ़ते हो कि ये जो गुडविल आई है इसको आप अलोकेट कर दोगे बिटवीन 3 सीजीओ। तो आपने अलोकेट कर दिया 2:2:1 के रेशियो में। रीज़न क्या है अलोकेशन का? अभी हमने डिस्कस किया था कि गुडविल जो है इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे सीजीओ में अलोकेट कर देते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद हमें क्या करना है साथियों? इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। तो हमारे जो सीजीओ हैं उनकी कैरिंग अमाउंट हमें दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद जो हमने गुडविल अलोकेट करी है यहाँ पे, इस गुडविल को भी कैरिंग अमाउंट में आप ऐड कर दोगे, दिस। तो साथियों हमें कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल पता लग गई। उसके बाद आप इसे कंपेयर कर लोगे इसकी रिकवरेबल अमाउंट से और पता लगा लोगे कि इसकी औकात क्या है सीजीओ की। तो सीजीओ बी जो है हमारा
कैरिंग अमाउंट 654 है, लेकिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट 650 है, तो ये इम्पेयर हो रहा है 4 से। ऐसे ही सी भी आपका इम्पेयर हो रहा है 102 से। उसके बाद जो हमने कॉर्पोरेट एसेट में कंसेप्ट पढ़ा था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी, कि 4 रुपये का जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये 2 एसेट को बिलोंग करता है, एक तो सी और दूसरा गुडविल। तो इन दोनों में इस 4 के इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट कर दोगे। अब कैसे करोगे, यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जो कि कॉरपोरेट एसेट और गुडविल के कंसेप्ट को अलग करता है। यहाँ पे जो 4 का इम्पेयरमेंट लॉस है, सबसे पहले वो सारा का सारा लॉस जाएगा गुडविल पे, सारा का सारा लॉस आप एलोकेट कर दोगे गुडविल में। उसके बाद अगर कोई लॉस बचेगा तो वो बच जाएगा कैरिंग अमाउंट पे। यही यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट है। इसका रीज़न ये है, रिवीजन क्लास है फिर भी आपको बता देता हूँ साथियों। इम्पेयर इसलिए हो रहा है, इसकी वैल्यू कम इसलिए आ रही है क्योंकि बिज़नेस की गुडविल नहीं बची। अगर बिज़नेस की गुडविल होती तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट कम नहीं आती। तो हम ये मानेंगे कि ये जो वैल्यू कम हो रही है इसका रीज़न गुडविल है, तो इसलिए सबसे पहले जो इम्पेयरमेंट लॉस है सारा का सारा जाता है गुडविल में। उसके बाद अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस बचता है तो वो जाएगा कैरिंग अमाउंट में। उसके बाद साथियों यहाँ पे मोटा मोटा कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और सिखा दूँ। अब आपको ये पता लग गया कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है टोटल कितना आ रहा है, 106। अब ये सारा 106 जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये सारा का सारा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है का सारा जा रहा है गुडविल में। ठीक है, तो गुडविल हमारी 106 से इम्पेयर हो गई। अब इस 106 में 2 लोगों का शेयर है, एक पेरेंट का और एनसीआई का। ये कंसेप्ट भी आपने इंडियाज़ 103 में पढ़ा है कि 106 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है 80% कैलकुलेट करोगे पेरेंट के पास जाएगा, 20% 106 का कैलकुलेट करोगे ये जाएगा एनसीआई के पास। इसका ट्रीटमेंट भी आपने 110 में सीखा है, जो ईयर एंड पे हम गुडविल इम्पेयर करके जो ईयर एंड में जो बैलेंस निकालते हैं अदर इक्विटी का, तो वहाँ पे इसका इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, ये इंडियाज़ 110 का कंसेप्ट है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। केवल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बातें एग्जाम में लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3.4 फुल ग्रेस्पिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। मैंने लॉजिक भी आपको बता दिए हैं रिवीजन सेशन में। क्या बात है सर। उसके बाद हम आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3.5। तो 3.5 में कुछ नया है साथियों, 3.5 में भी कुछ नया नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें कराऊंगा क्योंकि इसमें एक चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको करा देता हूँ 3.6। तो आप आ जाओ 3.6 पे। तो साथियों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ गया May 25 में, दोबारा आने के चांस है क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बढ़िया है। क्योंकि इसमें गुडविल का कंसेप्ट भी टेस्ट हो रहा है और इम्पेयरमेंट लॉस आने के बाद उसका रिवर्सल भी टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिवर्सल का कंसेप्ट भी हम कवर अप कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्यार से समझते हैं। 1 अप्रैल 2001 को विनस लिमिटेड एक्वायर 100% ऑफ सेटल लिमिटेड फॉर 4 लाख रुपीज़। ठीक है, इंडियाज़ 103 की बात चल रही है। तो जो सेटल लिमिटेड है एक्वायरी, उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 3,20,000 है और गुडविल 80,000 है। ठीक है, उसके बाद केवल काम की बात पढ़ेंगे। 31 मार्च 2003 को, देखो एक्वायर कब करा है, 1 अप्रैल 2001 को। 31 मार्च 2003 को कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है सर? जो गवर्नमेंट है उसने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसका लाइसेंस यस सर, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया इन फ्यू स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में। उसकी वजह से सर इंडिकेटर मिल गया आपको इम्पेयरमेंट लॉस के। अब जब लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो इसके कैश फ्लो पे अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा विनस लिमिटेड है, विनस लिमिटेड कौन है, एक्वायरर। तो विनस लिमिटेड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा है डेप्रिसिएशन का, और ये जो अदर एसेट एक्वायरी की आई है इसकी जो लाइफ है 20 ईयर है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है,
अब ये जो एक्वायरी की एसेट है, मैं 3,20,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो वैल्यू इन यूज़ है ये है 2,12,000, ठीक है। तो साथियों अभी यहाँ तक की बात डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने बोर्ड नोट्स पे। तो क्लास में हमने इसका एक टाइम टेबल, एक टाइम चार्ट बना लिया था, ठीक है। उस टाइम चार्ट के रेफरेंस से भी आपको बता देता हूँ मैं। 1 अप्रैल 2001 को बिजनेस एक्वायर करा है, जिसकी अदर असेट है 3,20,000, गुडविल है 80,000। इसकी लाइफ जो है 20 ईयर्स है, जो अदर असेट है। 2 साल बाद जो है इम्पेयरमेंट हो रहा है, इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 2,12,000। तो कैसे होगा ये सॉल्व, आओ फटाफट से कर लेते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस दिन आप इम्पेयरमेंट कर रहे हो उस दिन तक आप डेप्रिसिएशन लगा लो उस असेट पे। तो 3,20,000 यहाँ खड़ी है, इसे यहाँ ले जाओगे तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अदर असेट पे आपने 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा लिया, इसकी वैल्यू आ गई है 2,88,000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। अब आ रहा है साथियों एक टीजर पॉइंट। देखते हैं आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है। आपकी गुडविल है जो कि 80,000 पे खड़ी है। मुझे एक बात बताओ, ये 80,000 कहाँ पे खड़ी है? यहाँ खड़ी है। तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू पता लगाने के लिए क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? बताओ। इंडिया 38 का कंसेप्ट है ये, इंटेंजिबल असेट। तो सबका मेरे पास सही जवाब आ रहा है, सर इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि गुडविल जो है उसकी लाइफ इनडेफिनिट होती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, उस पर केवल इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है। तो वो बात मैंने यहाँ लिख दी है, गुडविल नेवर डेप्रिशिएट, ओनली इम्पेयर्ड। तो इस पर डेप्रिशिएशन कुछ नहीं लगा है, इसकी वैल्यू 2 साल बाद भी 80,000 है। यहाँ पे बच्चे एग्जाम में मिस्टेक करके आए थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे भी 2 साल का डेप्रिशिएशन लगा दिया और करवा लिया क्या, कांड। अब 2 साल बाद अदर असेट की वैल्यू तो कम हो गई डेप्रिसिएशन की वजह से, गुडविल की वैल्यू एज इट इज़ है। तो टोटल जो वैल्यू आ गई है वो 3,68,000 आ गई है। अब इस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट से हमने कंपेयर करा तो इंडेक्स 36 ने औकात दिखा दी इस असेट को, और इसकी असेट को इम्पेयर कर दिया, नीचे खींच के ले आया। कितनी ले आया सर? 1,56,000 से। अब साथियों दोबारा एक टीजर, 1,56,000 आपका 2 असेट पे एलोकेट होगा, एक तो अदर असेट और दूसरा गुडविल। तो आप मुझे बताओ किस रेशियो में होगा। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए थे, इसलिए मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो सबसे पहले एलोकेट होगा गुडविल पे, ठीक है। जब बिजनेस की कोई रेपुटेशन नहीं है, इस वजह से वो इम्पेयर हो रहा है, तो सारा का सारा इम्पेयरमेंट लॉस आप कहाँ डाल दो? गुडविल पे। और जो बाकी इम्पेयरमेंट लॉस है वो आप डाल दोगे अदर असेट पे। तो हमने इस 1,56,000 को इन 2 जगह डाल दिया। 2 जगह डालने के बाद इनकी जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गई है वो आ गई है आपके सामने। अब साथियों टाइम चार्ट पे मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ। देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने इम्पेयरमेंट कर लिया है। अब 2 साल बाद कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। कौन सी गुड न्यूज़ सर? गवर्नमेंट ने इनका जो लाइसेंस है वो रीइंस्टेट कर दिया, यानी जो कैंसिल था वो रिवोक कर दिया है। तो क्वेश्चन पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये बातें। ये देखो सर, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिवर्सल की इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2005 में यानी 2 साल बाद गवर्नमेंट रीइंस्टेट द लाइसेंस ऑफ सेटल लिमिटेड। तो भैया इन्होंने कहा लाइसेंस आपका रीइंस्टेट कर देते हैं, जैसे मैगी वालों का करा था। मैगी वालों का पहले लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, फिर उसको रीइंस्टेट कर दिया। अब यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट है वो आपको पता ही है, वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू जो भी हायर होती है। तो हायर यहाँ पे 3,04,000 है, तो ये हमारी आ गई रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट आ गई है 3,04,000। यहाँ पे रिवर्सल का कंसेप्ट देखते हैं आपको कितना आता है। देखो साथियों, देखो रिवर्सल करने से पहले सबसे पहले आपको जिस दिन आप रिवर्स कर रहे हो उस दिन इसकी कैरिंग अमाउंट पता लगाओ। देखो
आपको अभी कैरिंग अमाउंट पता है अदर असेट की ऑन 31 मार्च 2003। साथियों डेट का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डेट में जरा सी भी गलती हुई तो गेम ओवर। तो ये 2,12,000 जो असेट है इसकी अब रिमेनिंग लाइफ 18 साल है, तो इस हिसाब से 2 साल का डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट करोगे। आफ्टर डेप्रीशिएशन आप वैल्यू आ गई 1,88,444। अब ये जो 1,88,444 है साथियों, अच्छे दिन आ गए हैं तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है 3,04,000। आपको ये बताना है क्या हम 3,04,000 अमाउंट को कंसिडर कर सकते हैं? साथियों नहीं, हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी होती है कि अगर इस असेट पे आज तक कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो वो चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ वर्किंग नोट में आपको दिखाना है, ये रहा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिवर्सल टेस्ट करते हो जहाँ पे कि गुडविल का भी तड़का होता है, तो आप गुडविल को इग्नोर करोगे, ठीक है। इग्नोर क्यों करेंगे अभी आपको बताऊंगा मैं। तो कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग गुडविल 31 मार्च 2005 को कितनी थी? 2,50,000। सर कैसे निकाला आपने 2,50,000? देखो जब आपने असेट ली थी, एक्वायर करी थी, उस दिन 3,20,000 थी। 4 साल का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया इस 3,20,000 पे, तो इसकी वैल्यू आ रही है ऑन डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 2,50,000। कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ इसमें आज तक, 2,56,000। तो साथियों इस असेट की जो वैल्यू है हम 2,56,000 से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आईसीआई ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है। 2,56,000 मैक्सिमम वैल्यू दिखा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका रिकवरेबल अमाउंट 3,04,000 है। तो साथियों हम 256 से ज़्यादा दिखा ही नहीं सकते। इसका मतलब 1,88,444 से हम 2,56,000 पे ले जा सकते हैं, ना कि 3,04,000 पे। तो ये चीज़ आईसीआई को आपको प्रेजेंट करनी है कि अगर हम 3,04,000 में लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 1,15,556। लेकिन हम इसे 256 में जाते हैं तो इसकी वैल्यू रिवर्स हो रही है 67,556। तो सर हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर आप पास करोगे तो अदर असेट हमारी बढ़ जाएगी, तो आपने डेबिट कर दिया। टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हमारा गेन है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं एक और तड़का बता देता हूँ, ये गेन लॉस आपका कहाँ जाएगा। आपको ये देखना है कि ये पहले गेन लॉस कहाँ गया था। पीएल में गया था तो ये पीएल में जाएगा, ओसीआई में गया था तो ओसीआई में जाएगा। अब साथियों अब इसकी जो कैरिंग अमाउंट हो गई है आफ्टर रिवर्सल, ये हो गई है 2,56,000। अब 2,56,000 पे आप डेप्रीशिएशन लगाओगे तो डेप्रीशिएशन आप 16 साल रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 16,000। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था जो हमने प्यार मोहब्बत के साथ कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुडविल का एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये जो क्वेश्चन है साथियों अगला, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बातें एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है। एग्ज़ाम में भी आ रखा है, दोबारा आने के भी चांसेस पूरे पूरे हैं। कई बच्चे ना यहाँ पे रेफरेंस देख के ये सोचते हैं एक बार एग्ज़ाम में आ गया दोबारा नहीं आएगा। ये गलती मत करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। साथियों एक बार एग्ज़ाम में आने के बाद भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। आपने हमारे क्वेश्चन बैंक में भी देखा होगा कि एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपने अटेम्प्ट के साथ मत खेलो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है सर। तो साथियों 3.6 पे आ जाओ, मज़ा आने वाला है 3.6 में। तो यहाँ पे एलिया लिमिटेड है। आजकल इंडिया में भी बच्चों के नाम जो है ना फॉरनर रख रहे हैं, तो एलिया भी एक नाम है एक बच्ची का, ठीक है। तो इस कंपनी के पास एक मशीनरी ए है इनके बड़ौदा प्लांट में गुजरात में, और इस मशीन से ये बोटलिंग करते हैं, ठीक है, बोतल वगैरह बना रहे हैं। इनके पास एक और मशीनरी है मशीनरी बी। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि जो मशीनरी ए है इसको आप मान लो बड़ा भाई। सर बड़ा भाई इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो है इंडिविजुअली आउटपुट बना सकती है, ठीक है, यानी ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकती है, इसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे बड़ा भाई बोला। लेकिन यहाँ पे जो मशीनरी बी है, जो मशीनरी बी है वो आइसोलेट में सोल्ड नहीं हो सकती विदाउट क्लबिंग इट विद मशीन ए, यानी ये छोटा भाई जो है अपने बड़े भाई के साथ ही काम करेगा। इसका जो प्रोडक्शन होगा वो मशीन ए के साथ ही होगा।
तो मशीन ए आपकी इंडिविजुअल असेट हो गई, लेकिन मशीन बी को आपको मशीन ए के साथ क्लब करना पड़ेगा और सीजीयू बन जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में बहुत सारे तड़के हैं सीखने के लिए। फिर यहाँ लिखा है इनके पास एक इन्वेंट्री है 2 लाख रुपए की और इनके पास गुडविल भी है 1.5 लाख रुपए की, इंक्लूडेड इन सच सीजीयू। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं मशीन ए के बारे में कि ये इन्होंने 1 अप्रैल 2013 में खरीदी थी 10 लाख रुपीज़ की, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000। और जो मशीनरी बी है उसकी भी परचेज डेट और अमाउंट दे रखी है, और मशीनरी बी की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। दोनों की लाइफ आपको दे रखी है 10 ईयर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है मशीन ए और मशीन बी की जो परचेज डेट है वो अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। तो साथियों ऑन 31 मार्च 2018 ये हमारी डेट है इम्पेयरमेंट टेस्ट की। तो यहाँ पे हमारा इंडियस 36 का रोल आएगा। तो जिस दिन आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रखी होती है उस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल है उन्होंने मशीन ए की मार्केट वैल्यू निकाल ली 7 लाख रुपीज़। इस मार्केट वैल्यू को निकालने के लिए वैल्यूएशन फीस इन्होंने दी है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, मशीन ए का डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 1.5 लाख रुपीज़ और इसकी कोई पैकेजिंग कॉस्ट भी है 25,000 रुपीज़ और लीगल फीस भी है 75,000 रुपीज़। क्या है इसका एप्लीकेशन अभी क्वेश्चन में समझ लेंगे। अब साथियों जो आपका मशीन ए है उसके कैश फ्लो आपको दे रखे हैं। और कैश फ्लो किस काम में यूज़ आएंगे? कैश फ्लो आपको वैल्यू इन यूज़ निकालने के काम में आएंगे। तो साथियों सबसे पहले हम मशीन ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने बोर्ड नोट्स पे, केवल मशीन ए की बात करेंगे। देखो आपके माइंड मैप में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मशीन ए है। मशीन ए जो है आपका इसमें इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा। तो सबसे पहले मशीन ए की बात करते हैं। तो हम मशीन ए का जो इम्पेयरमेंट कर रहे हैं 31 मार्च 2018। साथियों क्वेश्चन बहुत बल्कि है, इसे हम तोड़ तोड़ के करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। सारा क्वेश्चन मैं एक साथ पढ़ा दूंगा, सारा क्वेश्चन एक साथ टैकल करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हौले हौले करते हैं प्यार से। देखो 1 अप्रैल 13 को हमने खरीदी थी 10 लाख रुपीज़ की, लाइफ 10 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू 50,000। तो साथियों हम सबसे पहले इस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे। कब तक लगाना है? जिस दिन इसका इम्पेयरमेंट हो रहा है। इसका इम्पेयरमेंट हो रहा है 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2018 कितने साल हो गए सर? 5 साल हो गए। तो 5 साल का आप डेप्रीशिएशन लगाओगे 4,75,000। कैलकुलेशन ये रही, ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 4,89,650। ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाली ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वर्किंग नोट 1 में मैं आपको ले जाता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमने क्या करा, जितने भी कैश फ्लो हैं उनको हमने डिस्काउंट कर लिया 10% के डिस्काउंटिंग रेट से। इसका पीवी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैश फ्लो में रेजिडुअल वैल्यू ऐड कर लेना, क्योंकि अगर आप क्यूए में देखोगे यहाँ 5th ईयर में 1 लाख रुपीज़ ठीक है, यहाँ 5th ईयर में जो 1 लाख रुपीज़ आपको दे रखा है ये एक्सक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू ऐड करके आपको कैश फ्लो कंसीडर करना है। एग्जाम में बच्चों ने मिस्टेक करी थी। ठीक है, मिस्टेक एरिया भी बताते रहूँगा ताकि आपको याद रहे। तो ये तो आगे साथियों वैल्यू इन यूज़। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो साथियों अगर हम इसे मार्केट में सेल करेंगे तो 7 लाख रुपए इसका फेयर वैल्यू है। फिर इसका जो कॉस्ट टू सेल है वो है 1,50,000। ये सर 1,50,000 कहाँ से आया? अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इन्फॉर्मेशन ने क्वेश्चन में एक दे रखी थी वो कैसे यूज़ करनी है। यहाँ पे देखो साथियों इसकी जो मार्केट वैल्यू है मशीन ए की वो है 7 लाख रुपीज़।
इसकी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो है 1.5 लाख रुपीज़। डिसमेंटलिंग कॉस्ट मतलब आपको अपने फैक्ट्री से मशीन को उखाड़ के किसी को सेल करोगे तो डिसमेंटल करोगे तो वो है 1.5 लाख रुपीज़। जैसे आप अपना घर में एसी लगा हुआ किसी को सेल करते हो तो एसी को निकालने की जो कॉस्ट होती है वो भी आप माइनस करोगे, तो ये वही है। सवाल ये है सर ये वैल्यूएशन फ़ीस आएगा? सर वैल्यूएशन फ़ीस नहीं आएगा क्योंकि हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेते हैं। तो कॉस्ट टू सेल हमारा डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, वैल्यूएशन फ़ीस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि आपको स्पेशल पैकिंग करनी पड़ती है 25,000 की और आपकी लीगल फीस भी है 75,000। तो क्या ये आएगा साथियों? ये भी आएगा क्योंकि आपको अपना मटेरियल कुछ स्पेशल पैकिंग के साथ सेल करना है, ठीक है, अदरवाइज वो डिलीवरी नहीं होगा। फिर कुछ लीगल फीस भी है वो भी माइनस होगी। जो वैल्यूएशन फीस है नॉट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेलिंग तो वो इग्नोर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिगर्स का जो इम्प्लीकेशन था वो हमने यहाँ पे सीख लिया। तो अब आपको ये देखना है कि वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में दोनों हायर कौन सा है? सर हायर है हमारा वैल्यू इन यूज़ 4,89,650, तो ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा। अब इस अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे इसके कैरिंग अमाउंट से, तो हमें दिख रहा है कि इम्पेयरमेंट हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 35,350 का, और इसकी वजह से मशीन की वैल्यू हमारी हो गई धाम। अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारा क्या होगा? 4,89,650, स्टिल रेजिडुअल वैल्यू रहेगी 50,000, ठीक है। तो मशीन ए की बात हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन के माइंड मैप पे ले जाता हूँ। जो मशीन ए है, क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है वो सॉल्व हो गया है। अब हम बात करेंगे मशीन बी। अब जो मशीन बी है साथियों वो छोटा है, तो छोटा बंदा अकेले काम नहीं कर सकता, तो ये झुंड में काम करेगा। कैसे काम करेगा साथियों? देखो, मशीन बी को हमें क्लब करना पड़ेगा मशीन ए के साथ, फिर कुछ इन्वेंट्री भी है, फिर गुडविल भी है, तो ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा? CGU। तो साथियों अब हमारा CGU का इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा। तो पहले हमने इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लिया था, अब हम CGU इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो अब हम पार्ट बी में आ जाते हैं, पार्ट 2 जो है क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों? ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे आपको याद होगा 3.2 हमने करा था कॉर्पोरेट एसेट का, जिसमें कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग थी वो अलोकेट हो गई थी, ऑफिस बिल्डिंग थी वो अलोकेट नहीं हो रही थी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग को अलोकेट करने के बाद जो फाइनल फिगर आ जाता है हम उसे लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे भी आपको फाइनल फिगर लेना है, सॉरी मशीन ए का फाइनल फिगर लेना है। मशीन ए का जो अभी अभी आपने फिगर निकाला इम्पेयरमेंट टेस्ट के बाद, ये 4,89,650, इस वाले फिगर को आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इम्पेयरमेंट कर रहे हो 31 मार्च 2018 को, तो इस डेट तक सबसे पहले इसका कैरिंग अमाउंट निकाल लो। तो 5 लाख इसका परचेज अमाउंट था, 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन 3 साल का लग गया, तो मशीन बी का कैरिंग अमाउंट आ गया, इन्वेंट्री गुडविल का अमाउंट आपको दे रखा है। तो टोटल आपका जो CGU का वैल्यू है वो है 11,89,650। अब इस CGU का जो रिकवरेबल अमाउंट है क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है। मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट आपने निकाला क्योंकि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में कि जो मशीन ये जो CGU है हमारा यहाँ पे दे रखा है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU जो है 10 लाख रुपीज़ है ऑन 31 मार्च 2018। तो साथियों अब हम इस वाले पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। तो साथियों अब हम देखेंगे जो CGU है, CGU का कैरिंग अमाउंट उसे कंपेयर करेंगे इसके रिकवरेबल अमाउंट से। तो अगेन हमारा जो CGU है उसकी वैल्यू कम आ गई है, कितनी हो गई सर? 1,89,650। अब सर आपको इसे एलोकेट करना है मशीन ए, बी, इन्वेंट्री और गुडविल में। कैसे एलोकेट करोगे? ये इंड AS 36 आपको सिखाता है। तो इंड AS 36 ये बोलता है कि भले ही जब आप इम्पेयरमेंट टेस्ट करोगे तो CGU में सारी असेट लाइबिलिटी आ जाएगी, भले ही वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ इंड AS 36 हो, ये हमने पढ़ा था। तो इन्वेंट्री इंड AS 36 के स्कोप के बाहर है, फिर भी वो आया क्योंकि हमें CGU का पार्ट बनाना था। लेकिन साथियों ये जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है ये कभी भी इन्वेंट्री में नहीं जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री जो है इंड AS 36 के स्कोप के बाहर है। तो इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे एलोकेट मत करना, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये 1,89,650 आपका सबसे पहले जाएगा सारा का सारा गुडविल में, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो बचा कुचा है, बची कुची मशीन कौन सी? मशीन ए या बी? तो साथियों केवल मशीन बी में जाएगा क्योंकि मशीन ए का इम्पेयरमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी अलोकेटेड टू मशीन ए, क्योंकि मशीन ए का इम्पेयरमेंट हो चुका है, मशीन बी में हमने ये बैलेंस इम्पेयरमेंट लॉस डाल दिया है। अब साथियों इसके बाद हमारी इम्पेयरमेंट लॉस डालने के बाद हमारी रिकवरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्वेश्चन की जो अगली रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले क्वेश्चन है, हमने 31 मार्च 2018 को इम्पेयरमेंट लॉस पूछा था, वो हमने निकाल के दे दिया है। फिर हमसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा है 2018-19, यानी इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद जो इसकी अमाउंट आएगी उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है साथियों। इसकी जो मशीन ए और मशीन की बी की जो कैरिंग अमाउंट है वो हमने निकाल ली थी, इस पर आप डेप्रिसिएशन लगा दो, सिंपल। तो यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इसकी कैरिंग अमाउंट आप दे दो। उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो ये कैरिंग वैल्यू पूछ रहा था 31 मार्च 2019, तो वो भी हमने निकाल के दे दी। तो साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख के घबरा रहे हैं, ठीक है। नंबर 22 में अच्छा खासा है, 10 नंबर का क्वेश्चन था आपका। तो साथियों गुड न्यूज़ ये है कि गुडविल के और कॉरपोरेट एसेट के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ये 3.7 ईजी है, आप कर लोगे। 3.8 भी ईजी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका 4.1। अब इसे समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन डील कर पाओगे। तो चलते हैं साथियों कंसेप्ट पे। तो साथियों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 से 4.3 है, ये अमेंडमेंट आई थी इंड AS 36 में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कंसेप्ट है, और एग्ज़ाम में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये कंसेप्ट और इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इंड AS 103 को समझते हैं पहले। रेडी हो सारे? बिल्कुल सर। देखो यहाँ पे टाटा ने बिग बास्केट को एक्वायर करा है, सबको पता है कि बिग बास्केट को अब टाटा ने एक्वायर कर लिया है। बिग बास्केट कौन है सर? ये ब्लिंकिट ग्रोफर की तरह काम करता है। तो 80% एक्वायर करा है। तो 80% जब इसने एक्वायर करा है, अब जब टाटा बैलेंस शीट बनाएगा अपनी कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट, तो जो बिग बास्केट की अदर एसेट है वो सारी की सारी कॉन्सोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेंगे, यानी 100% दिखते हैं। इंड AS 110 में आपने कर रखा है। लेकिन यहाँ पे साथियों जो NCI मेज़र करा है एज पर 103, जब NCI मेज़र करा है तो ये मेज़र करा है PSNA मेथड से, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट। तो जब हम प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो गुडविल आती है वो गुडविल केवल पेरेंट की रिकॉर्ड होती है, और पेरेंट का शेयर कितना है? 80%। तो गुडविल केवल 80% रिकॉर्ड हो रही है, 20% रिकॉर्ड नहीं होती, ये आपको पता है। इंड AS 103 का कंसेप्ट है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, अंडर PSNA मेथड 20% गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू NCI अनरिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, ये जो CGU बन रहा है, जब हम इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे तो हमें जो रिकवरेबल अमाउंट दे रखी होगी ये हमें 100% दे रखी होगी। 100% का मतलब ये है सर कि यहाँ पे जो 20% गुडविल यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज है वो इस रिकवरेबल अमाउंट में रिकॉग्नाइज होती है, यानी इसमें इंक्लूड होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज है, तो हमें क्या करना होगा? इम्पेयरमेंट टेस्ट करने के लिए इसको पूरा 100% बनाना होगा। अब ये 100 + 80 है, यानी टोटल 100% नहीं है, ये दोनों 100 होना चाहिए। इसको भी 100 बनाने के लिए जो 20% गुडविल अनरिकॉग्नाइज है आप रिकॉग्नाइज करोगे, इन दोनों को 100 करके, इन दोनों को 100 करके फिर आप इसे 100 से कंपेयर करोगे। तो ये है साथियों कंसेप्ट। अब जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो रेडी हो सारे? सर बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4.1 है ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। मैं आ रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 4.2 पे। 4.2 एक अच्छा क्वेश्चन है,
देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए इस कंसेप्ट को अगर आपको समझना है। अगेन जिसने 103 नहीं पढ़ रखा शिद्दत से, उसको दिक्कत हो रही होगी, तो पहले 103 जाके पढ़ लो। तो यहाँ पे जो पेरेंट है उसने 80% एक्वायर करा है। इसमें सर एक खेल और है, इसमें NCI PSNA मेथड यूज़ हो रहा होगा तो ये कंसेप्ट आएगा। अगर NCI फेयर वैल्यू मेथड से हो रहा होगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। दूसरा, NCI अगर फेयर वैल्यू मेथड से यूज़ हो रहा होगा, कैलकुलेट हो रहा होगा, तो भी यहाँ पे आप नहीं आओगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3.3 से लेके 3.4 से लेके 3.6 वाले जो क्वेश्चन है आप उस कैटेगरी में चले जाओगे। यहाँ पे आप जब भी आओगे जब आप NCI है और वो PSNA मेथड से कैलकुलेट हो रहा है, तो ही आप यहाँ पे आओगे 4.1 से 4.3 क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो पेरेंट है उसने 80% एक्वायर करा है 2100 रुपीज़ में, ठीक है। कब करा है? 1 अप्रैल 2001 में। अब ये जो सब्सिडरी है इसका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 1500 है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पेरेंट है उसने NCI को मेज़र करा है PSNA मेथड से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ पेरेंट है आर एक्सपेक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम सिनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये क्या लाइन है सर? इस लाइन को समझाने के लिए मैंने एक रियल लाइफ बेस एग्जांपल लिया है, वो मैं आपको बोर्ड नोट में समझा देता हूँ। सर रिवीजन भी ऐसी होनी चाहिए, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वहाँ मैं टाइम लेके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो सर, आपको पता है कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं वो बिक नहीं रही थी, तो टोयोटा ने क्या करा, मारुति के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, या अज्यूम कर लो टोयोटा ने सुजुकी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब सुजुकी के जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता है सुजुकी की जो फ्रॉन्क्स गाड़ी है जो अर्बन क्रूज़ के नाम से बिक रही है, ठीक है, और सुजुकी की जो बलेनो है काफ़ी अच्छी सेल है, तो इसके सारे डिज़ाइन चले गए ऑटोमेटिकली टोयोटा के पास। तो टोयोटा ने जब सुजुकी को अक्वायर करा तो टोयोटा का कुछ बेनिफिट मिला, ठीक है। क्या बेनिफिट मिला? टोयोटा की सेल्स बढ़ गई है, क्योंकि टोयोटा जो है सुजुकी के गाड़ी के डिज़ाइन यूज़ करता है। और सुजुकी को भी कुछ बेनिफिट मिला। सुजुकी को ये बेनिफिट मिला कि जो टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, टोयोटा की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, वो अब सुजुकी यूज़ करता है। तो साथियों यहाँ पे टोयोटा ने जब सुजुकी को परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो टेक ओवर करने में टोयोटा ने जो गुडविल की पेमेंट करी है, इस गुडविल की पेमेंट का बेनिफिट दोनों को मिल रहा है, टोयोटा को भी मिल रहा है और सुजुकी को भी मिल रहा है। यही बात वहाँ पे लिखी गई है। देखो सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पेरेंट ने 2100 रुपीज़ पे करे 80% कंट्रोल के लिए। NCI आ गया 300 रुपीज़। कैसे आया है सर? PSNA मेथड से। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 1500 दे रखा था, इसका 20% निकालोगे 300 आएगा। तो साथियों इसे सॉल्व करेंगे। 103 का कंसेप्ट चल रहा है, अगेन बता रहा हूँ। ये आ गया 900। अभी जो गुडविल है, ये जो गुडविल है इसका बेनिफिट दोनों को मिल रहा है, पेरेंट को भी मिल रहा है और NCI को भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? क्वेश्चन में दे रखा है। इस गुडविल का 500 का बेनिफिट पेरेंट को मिल रहा है और 400 का बेनिफिट NCI को मिल रहा है। तो इस गुडविल को अलोकेट कर दिया है पेरेंट और NCI के बीच में। जो हमने किस रेफरेंस से समझा है, ये सारा हमने सर इस रेफरेंस से समझा है। अब साथियों आगे देखते हैं। यही पार्ट है जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती थी इस कंसेप्ट में। अब आगे देखते हैं साथियों क्या है। तो यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है हाईलाइटेड, गुडविल ऑफ ₹500 रिलेटेड टू सिनर्जी हैव बीन अलोकेटेड टू अदर CGU विद इन द पेरेंट। तो जो 500 की गुडविल थी वो हमने पेरेंट को अलोकेट कर दी, बाकी हमने NCI को अलोकेट कर दी। ये हमने रीजनिंग के साथ समझ लिया है।
अब जो पेरेंट है उसने ये पता लगाया जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजू है ऑफ सब्सिडरी इज 1000। तो इंडिया 36 के हिसाब से रिकवरेबल अमाउंट इन्होंने निकाल ली, और जो सब्सिडरी की कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 1350। ठीक है, आपको इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है, ठीक है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सब्सिडरी का जो कैरिंग अमाउंट है वो है 1350, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग गुडविल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम गुडविल भी इसमें ऐड कर देंगे 400। सर ये गुडविल कहाँ से आई? ये यहाँ से आई। ये 900 में से 400 जो एनसीआई को बिलोंग करती है वो है। तो ये टोटल आपका कैरिंग अमाउंट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये जो गुडविल है, ये साथियों जो गुडविल है इसमें केवल पेरेंट का 80% शेयर इंक्लूड है, 20% इंक्लूड नहीं है। तो कंसेप्ट में हमने डिस्कस करा था कि आप इसमें गुडविल का 20% भी इंक्लूड करोगे जो कि अनरिकग्नाइज है। तो अगर 480% को डिनोट करते हैं तो कितना अमाउंट 20% को डिनोट करेगा? बेसिक मैथ से 100 रुपीज़ डिनोट करेगा। तो अब साथियों गुडविल भी हमारी 100% हो गई है और जो अदर असेट है ये भी 100% है। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं रिकवरेबल अमाउंट से। तो टोटल 1850 को आप कंपेयर करोगे रिकवरेबल अमाउंट से, ये आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस 850। ये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस आपका 850। अब इस 850 में सबसे पहले आप गुडविल में अलोकेट कर दो। तो आपकी गुडविल कितनी थी सर? यहाँ थी गुडविल आपकी 500। तो साथियों 850 में से 500 आपके यहाँ चले गए गुडविल में और 350 आपके यहाँ चले गए 350 में। अब साथियों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 850 में से 500 आपने गुडविल में अलोकेट तो कर दिए, चले गए। उसमें से जो 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ अनरिकग्नाइज थी उसे तो भूल ही जाओ, वो तो है ही नहीं CFS में, तो वो हट जाएंगे। जो 400 रुपये दिख रहे हैं तो 400 रुपये आप राइट ऑफ कर दोगे गुडविल के। अब ये मैंने आंसर को इजी वे में समझने के लिए करा है। प्रेजेंटेशन के लिए आप ICI का जो प्रेजेंटेशन है QA में वो रेफ़र कर लेना, ठीक है। ये लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये समझने के लिए। ये समझ नहीं पाओगे तो वहाँ लिख भी नहीं पाओगे। सर आपको जुकाम हो रहा है? हाँ बेटा थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है, लेकिन सेशन हमें करना है तो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.3। अगर मैं 4.3 की बात करूँ साथियों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सर आप तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। बेटा इस गलती में मत रहना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बताया मैंने। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ देख लो आप, टोटल मैंने ICI के मटेरियल में से पहले तो 23 क्वेश्चन फिल्टर करे हैं जो हमने पूरे पढ़े हैं क्लास में। उसमें से मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उस 8 क्वेश्चन में से भी मैंने आपको केवल मुश्किल से 5 क्वेश्चन कराए होंगे यहाँ पे। तो फिल्टर में से भी फिल्टर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब एज अ CA स्टूडेंट फाइनल लेवल के कम से कम 5 क्वेश्चन तो करोगे एक चैप्टर से, या वो भी नहीं करने? बिल्कुल सर आप तो भड़क गए। देखो मैंने ये क्वेश्चन ये QA बैंक बड़ी शिद्दत के साथ बनाया, बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन को इधर से उठा पटक करने में। तो जब स्टूडेंट को ये पता होता है भाई मेरे को गुडविल से रिलेटेड केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, कॉर्पोरेट एसेट से रिलेटेड केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, ये PSN मेथड से रिलेटेड केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, उन 3 में भी केवल ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करने ही करने हैं, वही मैंने आपको कराए हैं। तो ये तो मत ही बोलना कि सर आपने तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट है और 1 घंटे की क्लास में नहीं होंगे, कम से कम 5 घंटे का लेक्चर जाता है इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में जो हम रेगुलर क्लास में करते हैं। बिल्कुल सर, तो आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 4.3 में। बिल्कुल, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4.3 सारे रेडी हैं? यस सर। तो 31 मार्च 2001 को विज़न ने जो है 80% एक्वायर कर लिया मिशन का। 80% कितने में एक्वायर करा है? 190 मिलियन में। उसके बाद जो नेट एसेट है मिशन लिमिटेड की वो आपको दे रखी है 200 मिलियन।
अच्छी बात है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये इंड एस 103 का पैराग्राफ है जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं इस पैराग्राफ के बेस पे। तो पीसी आपको दे रखा है 80% के लिए 190 मिलियन। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपको दे रखा है 200 मिलियन। अब यहाँ पे जो एनसीआई मेजर हो रहा है वो पीएसएनए मेथड पे हो रहा है। तो 200 का 20% जो है वो एनसीआई हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया आपके लिए। बिल्कुल सर। अब आगे की बात देखते हैं। तो आगे की बात यहाँ देखो सेकंड पैराग्राफ में 31 मार्च 2004 को, साथियों डेट का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। आपने एक्वायर कब करा है? 31 मार्च 2001 को। तो 1 2 3 4 यानी 3 साल बाद जो है विजन लिमिटेड जो कि एक्वायरर है उसने रिव्यू करा है गुडविल का। ठीक है। एंड फाउंड एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट, यानी 3 साल बाद इम्पेयरमेंट के एविडेंस मिले हैं। अब यहाँ पे 3 सीजीयू हैं, जो एक्वायरी हैं उसके 3 सीजीयू हैं और उनका वैल्यू इन यूज़ आपको दे रखा है। तो देखो साथियों यहाँ पे 3 सीजीयू हैं, इनका कैरिंग वैल्यू भी आपको दे रखा है और इनका वैल्यू इन यूज़ भी दे रखा है। आगे की बात देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट द गुडविल ऑन कंसोलिडेशन टू इंडिविजुअल सीजीयू, यानी ये जो गुडविल आपने अभी फर्स्ट पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में निकाली है अभी 30 मिलियन की, आप इसे अलोकेट नहीं कर सकते बिटवीन सीजीयू ए बी सी। अगर आप अलोकेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले साथियों थंब रूल है कि अगर आप गुडविल या कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लो, यानी सीजीयू ए बी सी का इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट, जिसमें कि क्या होगा, यहाँ पे जो कैरिंग वैल्यू दे रखी है इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है और देखना है कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है। तो यहाँ देख के आप वैसे ही पता लगा सकते हो कि आपका सीजीयू बी इम्पेयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कम है। केवल सीजीयू बी हो रहा है, सीजीयू सी भी आपका इम्पेयर नहीं हो रहा और सीजीयू ए भी आपका इम्पेयर नहीं हो रहा। क्या इम्पेयर हो रहा है? केवल सीजीयू बी। तो इसे हमने बोर्ड नोट्स में कैसे दिखाया है देखो। केवल सीजीयू बी आपका इम्पेयर हो रहा है, कितना से इम्पेयर हो रहा है? 24 से। और ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा साथियों सीजीयू में जो वो असेट हैं जो इंड एस 36 के स्कोप में आते हैं। तो हमें देखना है कौन से असेट हैं सीजीयू में। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि इंटेंजिबल असेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये दोनों हमारे इंड एस 36 के स्कोप में आते हैं। तो हमारे जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो इन दोनों में बांट देंगे, इनके कैरिंग अमाउंट है, यानी 10:50 के रेशियो में। तो साथियों अलोकेट करने के बाद जो अमाउंट आ गया है वो इंटेंजिबल असेट और पीपीई का आपने निकाल लिया। अब साथियों हम क्या करेंगे? अब हम कंबाइंड इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट फॉर कंबाइंड सीजीयू, इसमें गुडविल भी शामिल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो ये है, जो बच्चे मिस्टेक भी श्योर हूँ मैं कि करके आएंगे, वो ये है कि यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट आप लेंगे वो रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेंगे, यानी इम्पेयरमेंट टेस्ट के बाद जो कैरिंग अमाउंट आया है उसे लेंगे। तो सीजीयू 2, यहाँ 2 लिख दिया है ये ए बी सी। तो सीजीयू ए बी सी, ए बी एंड सी। तो बी में ध्यान रखना है आपका जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आया है वो 66 है और सीजीयू ए और सीजीयू सी के कैरिंग अमाउंट में तो कोई चेंज ही नहीं है। इनके कैरिंग अमाउंट लिखने के बाद जो गुडविल एलोकेट नहीं हो पा रही थी उसे अलग से लिख के अब हम कंबाइंड कर देंगे। तो जो टोटल अमाउंट आएगा इसे हम कंपेयर कर लेंगे किसके साथ? किसके साथ कंपेयर कर लेंगे साथियों? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। लेकिन साथियों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है कि अगर आपका गुडविल पीएसएनए मेथड के थ्रू आया है, पार्शियल गुडविल निकला है,
तो उस केस में ये जो गुडविल है साथियों, ये 80% पेरेंट का पार्ट रिकॉर्डेड है, हमें 20% इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो साथियों अगर 30 मिलियन का गुडविल 80% को डिनोट कर रहा है, तो कितने अमाउंट का गुडविल जो है 20% को डिनोट करेगा? ये बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 7.5। तो साथियों अब हमारा जो गुडविल है वो बन गया है फुल गुडविल। तो हमारा जो टोटल कैरिंग अमाउंट आया है 373.5। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं अपनी रिकवरेबल अमाउंट के साथ, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट में क्या था, CGU ABC प्लस फुल गुडविल, और यहाँ पे भी अब ये क्या है, CGU ABC प्लस फुल गुडविल। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद 23.5 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। ये इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा साथियों? हमारी जो गुडविल है वो 37.5 की है, तो सारा का सारा ये जो लॉस है 23.5 ये कहाँ चले जाएगा? गुडविल में। अब इस गुडविल में पेरेंट का भी शेयर है और NCI का भी शेयर है, तो 23.5 में 80% पेरेंट के पास चले जाएगा, 20% NCI के पास चले जाएगा। एंड दैट्स इट, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया साथियों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना साथियों, जो प्रेजेंटेशन आप दोगे एग्ज़ाम में वो यहाँ एरो बना के आप दोगे काम नहीं बनेगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना। जैसे ICI ने अपने QA बुक में दी है, ये मैंने प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखा है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बना सकते हो, लेकिन ICI को प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना जो आपके QA में दे रखी है। उसी के साथ साथियों अब मैं आपको बताऊं तो 5.1 आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.2 में वैल्यू इन यूज़ का एक कंसेप्ट है, जिसमें अगर फॉरेन में आपको कैश फ्लो दे रखे हों और आपको वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करना है। तो 5.2 का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं, वैल्यू इन यूज़ का कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो साथियों, ये आसान कंसेप्ट है कंपैरेटिवली जितने अभी तक हमने कंसेप्ट करे। तो यहाँ पे आपका AFM का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो साथियों आपके पास जो फॉरेन कैश फ्लो है वो डॉलर्स में है, और आपको जो डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है वो इंडिया का भी दे रखा है और US का भी दे रखा है। तो AFM में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जिस कंट्री के कैश फ्लो होते हैं उसी कंट्री का डिस्काउंट रेट लेना है। तो साथियों आपको इसका PV निकालने के लिए कैश फ्लो का आप USA के डिस्काउंट रेट को यूज़ करोगे। AFM में एक IFM चैप्टर है, उसमें ये कंसेप्ट आप पढ़ते हो। पहली बात तो ये है। तो साथियों पहली बात को हम यूज़ करते हैं, और ये जो कैश फ्लो हैं डॉलर में, इसको हम पुल करके आज की डेट में लेके आ जाते हैं। कौन से रेट से? US के डिस्काउंट रेट से। तो हमारा कैश फ्लो आ गया, ठीक है, ऑन टुडे डेट। अब साथियों ये कैश फ्लो हमारा डॉलर में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में। तो सवाल ये है कौन सा डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे। साथियों जिस दिन हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसी दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। तो हमारा जो स्पॉट का एक्सचेंज रेट है वो है 45 रुपीज़ पर डॉलर। तो इसी रेट से आप इसे कन्वर्ट कर लोगे तो आपका वैल्यू इन यूज़ निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेपर में आने के चांसेस हैं साथियों, पेपर में आने के चांस नहीं है, इम्पॉर्टेंट मार्क नहीं है, हाँ, लेकिन ये MCQ में फ्रेम हो सकता है। तो साथियों इसके बाद एक इंडेक्स 21 से भी एक लिंक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये जो 5 पॉइंट ऑर्गेनाइजर में 5th कैटेगरी में जो मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं मिससेलेनियस क्वेश्चन है, करोगे आप आराम से समझ में आ जाएगा। तो साथियों इसी के साथ हमारा इंडेक्स 36 भी कंप्लीट होता है। आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ कमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यूर विश माय कमांड। मिलते हैं नेक्स्ट इंडियास के साथ विद सेम एनर्जी एंड डेडिकेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।